सुनने वाले श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज कहानी का शेष भाग विश्वास की शीतल छाँव, जो कहानी आपके सामने पिछली बार मैंने पहला भाग उसका सुनाया था, इसकी दूसरी किस्त लेकर मैं उपस्थित हूँ। आपने अभी तक के उसका कथा भाग में सुना कि कैसे धीरज को आश्रम से पुलिस में भेजा गया और किस तरह से उसने भंडाफोड़ किया सारे आश्रम के सेठों का, मैनेजर वगैरह का, और किस तरह से अपने को निर्दोष साबित भी कर दिया। परंतु फिर भी उसका मन खराब हो चुका था, वो गया नहीं वहां पर वापस, और उसने इधर उधर भटकने में ही, कुछ और काम करने में ही अपनी भलाई समझी, और इस तरह भटकता हुआ भूखा प्यासा, क्योंकि उसने किसी से मांगा नहीं, मांगने का अभ्यास होने पर भी अब उसका स्वाभिमान उभर चुका था और उसने मांगा नहीं, भूख प्यास से परेशान होकर भी। लेकिन शरीर तो भूख प्यास सहन कब तक करे। आखिरकार वो एक दिन उसी हालत में गिर पड़ा। अब आगे आंखें खोलने पर एक मामूली से बिस्तर पर उसने अपने आप को पाया। पास में ही उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था। धीरज को होश में आता देखकर वो बड़ी खुशी से चिल्लाया, भाभी भाभी, दूध हो तो जल्दी ले आओ ना, थोड़ा सा, यार को होश आ रहा है। और कुछ पलों में हल्दी मिला हुआ गर्म दूध धीरज के कंठ से नीचे उतर रहा था। बेहद कमजोरी के कारण उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। उन्हीं के घर में रहता हुआ धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। उस घर में बरकत और भाभी, इन दो प्राणियों की रोटियां भी मुश्किल थी। अब दो के भोजन का बंटवारा तीन के बीच में होता। आधे पेट खाकर भी वो तीनों बहुत खुश थे। बरकत के भाई की 2-2.5 महीने पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। बरकत ने धीरज को भी अपने साथ मजदूरी के काम में लगा दिया, उसे काम दिला दिया, और भाभी भी कुछ सिलाई वगैरह कर लेती। उससे तो मुन्नी के लिए दूध का जुगाड़ हो जाता। तुषा तब सिर्फ 5-6 महीनों की थी। भाभी दोनों लड़कों को बरकत भैया, धीरज भैया कहकर ही बुलाती थी। सो तुषा भी भैया भैया कहना सीख गई। जब दोनों शाम को घर आते काम से लौटकर, तो भैया आया कहती कहती घुटनियों चलकर उन दोनों की गोद में बैठ जाती। जब से उसने तुतलाकर बोलना शुरू किया था, तभी से धीरज को अपना भैया मानने और पहचानने लगी थी। अनाथ आश्रम के सारे दुख सुख भुलाकर धीरज उस छोटे से परिवार का आत्मीय सदस्य बन गया था। भाभी से उसे माँ का ममत्व मिलता था, तो बरकत सगे भाई जैसा उसे मालूम देता था, और तुषा की निश्चल मासूम हंसी उसकी अंधेरी दुनिया में चमक जगा देती थी। कुछ दिनों से बरकत किराए का तांगा चलाने लगा था। उसमें उसे अच्छी आमदनी हो जाती। परिवार की गाड़ी कुछ आसानी से चल निकली थी, मगर होनी को उनका ये थोड़ा सा सुख भी नहीं भाया। भाभी के पेट से नीचे दाईं ओर की तरफ तेज दर्द उठा। जांच कराई गई तो पता चला कि वो कैंसर की गांठ है। बरकत ने दिन के अलावा रात्रि में भी काम करना शुरू कर दिया। धीरज ने भी 2-3 सेठों का काम और ले लिया। उनकी दुकान की सफाई, घर से खाना पहुंचाना और बाजार से उनका सामान लाने का काम वो खाली समय में कर देता था, और काम पर तो जाता ही था। भाभी की दवाइयों और फल में जरा भी कटौती नहीं होने देनी है, इसका दोनों भाई पूरा ख्याल रखते। और तुषा को रात में संभालना धीरज का काम था। कई बार तो दोनों मिलकर रोटियां भी बना लेते, ताकि भाभी को थोड़ा आराम मिले। वैसे तो भाभी सहनशीलता की मूर्ति थी, फिर भी रोग बढ़ गया, ज़्यादा बीमारी आगे बढ़ गई, तो वो नहीं छिपा सकी। दिन रात कठोर परिश्रम करने पर भी धीरज बहुत बहुत खुश था, क्योंकि भाभी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। उस दिन धीरज थोड़ा जल्दी घर आ गया था। भाभी सिलाई कर रही थी और तुषा कतरनों से खेल रही थी। तभी 2 पुलिस कांस्टेबल
दरवाजे पर दिखाई दिए। धड़कते दिल से उनसे पूछा तो सुनकर एक बार जैसे दोनों की तो जान ही निकल गई। बरकत के तांगे में कोई विदेशी बैठा था और उसके पास अफीम कोकीन मिली। भाभी चिल्लाई, मगर इसमें बरकत भैया का क्या कसूर है? उन्हें जेल में क्यों बंद किया? ये सवाल अफसरों से पूछो बहन जी। कानून कायदों के बड़े बड़े दाव पेच होते हैं। बरकत तांगे वाले से अगर तुम्हें मिलना हो तो कल दोपहर 1 बजे थाने में आ जाना। इतना कहकर दोनों पुलिसकर्मी तो चले गए। केस चला और वो जो विदेशी टूरिस्ट था उससे बरकत का पुराना परिचय साबित हो गया और उसे बरकत को 3 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई, बामशक्कत कैद की। भाभी को तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। धीरज ने भाभी को खूब धैर्य बंधाया, परंतु उन्हें तो गहरा सदमा लगा था और पखवाड़े के अंदर ही अंदर भाभी भी चल बसी, आंख मीच ली उन्होंने। तभी से नन्ही तुषा धीरज के पास है। बरकत तो जेल में है। खाना बनाना, घर संभालना, सारे काम धीरज पर आ पड़े। अब धीरज का धीरज डामाडोल होने लगा था। तुषा की सार संभाल के कारण उसका बाहर निकलना भी बंद हो गया था। मजदूरी नहीं करे तो खर्च कैसे चले? बड़ा भारी प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। तुषा की परवरिश करे, कैसे करे? भाभी की एकमात्र निशानी उस ममतामयी की नन्ही बेटी को क्या वो यूं ही बिलक बिलक कर मरने के लिए छोड़ दे? नहीं नहीं, जीवन निर्वाह का कुछ और ही विकल्प सोचना होगा। धीरज ने पत्र पत्रिकाओं में कविता कहानियां भेजनी शुरू कर दी। उसकी लेखनी का जादू चल गया और घर बैठे कुछ आमदनी होने लगी। उसके साथ ही साथ उसने छोटे बच्चों का एक क्रैश भी घर में खोल लिया था। उसके सुंदर व्यवहार से, मधुरता से धीरे 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 बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। आज रविवार की छुट्टी थी ना, इसलिए कुछ उसने लिखने का मानस बनाया था। पेन और डायरी उठाई ही थी कि तभी केले वाले की आवाज से तुषा मचल गई थी। अब तुषा उसकी गोद में सो रही थी। संपादक के पास पैसे लेने भी जाना है। अपनी गोद में सोती हुई तुषा को उसने धीरे से बिस्तर पर सुला दिया और डायरी खोलकर सोचने लगा कि क्या लिखूं। अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान खेलने लगी। दीवार पर टंगे हुए कैलेंडर को देखा और मनी मनी हिसाब लगाया। 2.25 साल और बाकी हैं। फिर तो बरकत भी जेल से छूट जाएगा। तब मैं अकेला नहीं होऊंगा। हम दोनों मिलकर तुषा को देंगे विश्वास भरी छवि, ऐसी छांव जिसके तले वो सुखी जीवन जिएगी। तुषा के मुख पर प्यार भरी दृष्टि डालकर वो डायरी के सफ़ेद पृष्ठों को रंगीन बनाने में तल्लीन हो गया ताकि भेंट कर सके अपनी भाभी को, भाभी की उस नन्ही कली को खुशियों को सुनहरे रंग। इतनी ही कहानी थी आज की बंधुआ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगली बार बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलती हूँ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सुनने वाले श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज कहानी का शेष भाग, विश्वास की शीतल छाँव, जो कहानी आपके सामने पिछली बार मैंने पहला भाग उसका सुनाया था, इसकी दूसरी किस्त लेकर मैं उपस्थित हूँ। आपने अभी तक के उसका कथा भाग में सुना कि कैसे धीरज को आश्रम से पुलिस में भेजा गया और किस तरह से उसने भंडाफोड़ किया सारे आश्रम के सेठों का, मैनेजर वगैरह का, और किस तरह से अपने को निर्दोष साबित भी कर दिया। परंतु फिर भी उसका मन खराब हो चुका था। वो गया नहीं वहाँ पर वापस और उसने
इधर उधर भटकने में ही, कुछ और काम करने में ही अपनी भलाई समझी और इस तरह भटकता हुआ भूखा प्यासा, क्योंकि उसने किसी से मांगा नहीं, मांगने का अभ्यास होने पर भी अब उसका स्वाभिमान उभर चुका था और उसने मांगा नहीं, भूख प्यास से परेशान होकर भी। लेकिन शरीर तो भूख प्यास सहन कब तक करे। आखिरकार वो एक दिन उसी हालत में गिर पड़ा। अब आगे आंखें खोलने पर एक मामूली से बिस्तर पर उसने अपने आप को पाया। पास में ही उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था। धीरज को होश में आता देखकर वो बड़ी खुशी से चिल्लाया, भाभी भाभी, दूध तो जल्दी ले आओ ना, थोड़ा सा यार को होश आ रहा है। और कुछ ही पलों में हल्दी मिला हुआ गर्म दूध धीरज के कंठ से नीचे उतर रहा था। बेहद कमजोरी के कारण उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। उन्हीं के घर में रहता हुआ धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। उस घर में बरकत और भाभी, इन दो प्राणियों की रोटियां भी मुश्किल थी। अब दो के भोजन का बंटवारा तीन के बीच में होता। आधे पेट खाकर भी वो तीनों बहुत खुश थे। बरकत के भाई की 2-2.5 महीने पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। बरकत ने धीरज को भी अपने साथ मजदूरी के काम में लगा दिया, उसे काम दिला दिया। और भाभी भी कुछ सिलाई वगैरह कर लेती, उससे तो मुन्नी के लिए दूध का जुगाड़ हो जाता। तुषा तब सिर्फ 5-6 महीनों की थी। भाभी दोनों लड़कों को बरकत भैया, धीरज भैया कहकर ही बुलाती थी। सो तुषा भी भैया भैया कहना सीख गई। जब दोनों शाम को घर आते काम से लौटकर, तो भैया आया कहती कहती घुटनियों चलकर उन दोनों की गोद में बैठ जाती। जब से उसने तुतलाकर बोलना शुरू किया था, तभी से धीरज को अपना भैया मानने और पहचानने लगी थी। अनाथ आश्रम के सारे दुख सुख भुलाकर धीरज उस छोटे से परिवार का आत्मीय सदस्य बन गया था। भाभी से उसे माँ का ममत्व मिलता था, तो बरकत सगे भाई जैसा उसे मालूम देता था। और तुषा की निश्चल मासूम हंसी उसकी अंधेरी दुनिया में चमक जगा देती थी। कुछ दिनों से बरकत किराए का तांगा चलाने लगा था। उसमें उसे अच्छी आमदनी हो जाती। परिवार की गाड़ी कुछ आसानी से चल निकली थी, मगर होनी को उनका ये थोड़ा सा सुख भी नहीं भाया। भाभी के पेट से नीचे दाईं ओर की तरफ तेज दर्द उठा। जांच कराई गई तो पता चला कि वो कैंसर की गांठ है। बरकत ने दिन के अलावा रात्रि में भी काम करना शुरू कर दिया। धीरज ने भी 2-3 सेठों का काम और ले लिया। उनकी दुकान की सफाई, घर से खाना पहुंचाना और बाजार से उनका सामान लाने का काम वो खाली समय में कर देता था। और काम पर तो जाता ही था। भाभी की दवाइयों और फल में जरा भी कटौती नहीं होने देनी है, इसका दोनों भाई पूरा ख्याल रखते। और तुषा को रात में संभालना धीरज का काम था। कई बार तो दोनों मिलकर रोटियां भी बना लेते, ताकि भाभी को थोड़ा आराम मिले। वैसे तो भाभी सहनशीलता की मूर्ति थी, फिर भी रोग बढ़ गया, ज़्यादा बीमारी आगे बढ़ गई तो वो नहीं छिपा सकी। दिन रात कठोर परिश्रम करने पर भी धीरज बहुत बहुत खुश था, क्योंकि भाभी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। उस दिन धीरज थोड़ा जल्दी घर आ गया था। भाभी सिलाई कर रही थी और तुषा कतरनों से खेल रही थी। तभी 2 पुलिस कांस्टेबल दरवाजे पर दिखाई दिए। धड़कते दिल से उनसे पूछा तो सुनकर एक बार जैसे दोनों की तो जान ही निकल गई। बरकत के तांगे में कोई विदेशी बैठा था और उसके पास अफीम कोकीन मिली। भाभी चिल्लाई, मगर इसमें बरकत भैया का क्या कसूर है? उन्हें जेल में क्यों बंद किया? ये सवाल अफसरों से पूछो बहन जी, कानून कायदे के बड़े बड़े दांव पेच होते हैं। बरकत तांगे वाले से अगर तुम्हें मिलना हो तो कल दोपहर 1 बजे थाने में आ जाना। इतना कहकर दोनों पुलिसकर्मी तो चले गए। केस चला और
वो जो विदेशी टूरिस्ट था, उससे बरकत का पुराना परिचय साबित हो गया और उसे बरकत को 3 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई, बामशक्कत कैद की। भाभी को तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। धीरज ने भाभी को खूब धैर्य बंधाया, परंतु उन्हें तो गहरा सदमा लगा था और पखवाड़े के अंदर ही अंदर भाभी भी चल बसी, आंख मीच ली उन्होंने। तभी से नन्ही तुषा धीरज के पास है, बरकत तो जेल में है। खाना बनाना, घर संभालना, सारे काम धीरज पर आ पड़े। अब धीरज का धीरज डामाडोल होने लगा था। तुषा की सार संभाल के कारण उसका बाहर निकलना भी बंद हो गया था। मजदूरी नहीं करे तो खर्च कैसे चले? बड़ा भारी प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। तुषा की परवरिश करे, कैसे करे? भाभी की एकमात्र निशानी उस ममतामयी की नन्ही बेटी को क्या वो यूं ही बिलक बिलक कर मरने के लिए छोड़ दे? नहीं नहीं, जीवन निर्वाह का कुछ और ही विकल्प सोचना होगा। धीरज ने पत्र पत्रिकाओं में कविता कहानियां भेजनी शुरू कर दी। उसकी लेखनी का जादू चल गया और घर बैठे कुछ आमदनी होने लगी। उसके साथ ही साथ उसने छोटे बच्चों का एक क्रैश भी घर में खोल लिया था। उसके सुंदर व्यवहार से, मधुरता से धीरे 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 बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। आज रविवार की छुट्टी थी ना, इसलिए कुछ उसने लिखने का मानस बनाया था। पेन और डायरी उठाई ही थी कि तभी केले वाले की आवाज से तुषा मचल गई थी। अब तुषा उसकी गोद में सो रही थी। संपादक के पास पैसे लेने भी जाना है। अपनी गोद में सोती हुई तुषा को उसने धीरे से बिस्तर पर सुला दिया और डायरी खोलकर सोचने लगा कि क्या लिखूं। अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान खेलने लगी। दीवार पर टंगे हुए कैलेंडर को देखा और मनी मनी हिसाब लगाया, 2.25 साल और बाकी हैं। फिर तो बरकत भी जेल से छूट जाएगा। तब मैं अकेला नहीं होऊंगा। हम दोनों मिलकर तुषा को देंगे विश्वास भरी छवि, ऐसी छांव जिसके तले वो सुखी जीवन जिएगी। तुषा के मुख पर प्यार भरी दृष्टि डालकर वो डायरी के सफेद पृष्ठों को रंगीन बनाने में तल्लीन हो गया, ताकि ताकि भेंट कर सके अपनी भाभी को, भाभी की उस नन्ही कली को खुशियों को सुनहरे रंग। इतनी ही कहानी थी आज की। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगली बार बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलती हूँ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सुनने वाले श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज कहानी का शेष भाग, विश्वास की शीतल छाँव, जो कहानी आपके सामने पिछली बार मैंने पहला भाग उसका सुनाया था, इसकी दूसरी किस्त लेकर मैं उपस्थित हूँ। आपने अभी तक के उसका कथा भाग में सुना कि कैसे धीरज को आश्रम से पुलिस में भेजा गया और किस तरह से उसने भंडाफोड़ किया सारे आश्रम के सेठों का, मैनेजर वगैरह का, और किस तरह से अपने को निर्दोष साबित भी कर दिया। परंतु फिर भी उसका मन खराब हो चुका था। वो गया नहीं वहाँ पर वापस, और उसने इधर उधर भटकने में ही, कुछ और काम करने में ही अपनी भलाई समझी, और इस तरह भटकता हुआ भूखा प्यासा, क्योंकि उसने किसी से मांगा नहीं, मांगने का अभ्यास होने पर भी अब उसका स्वाभिमान उभर चुका था और उसने मांगा नहीं, भूख प्यास से परेशान होकर भी। लेकिन शरीर तो भूख प्यास सहन कब तक करे। आखिरकार वो एक दिन उसी हालत में गिर पड़ा। अब आगे आंखें खोलने पर एक मामूली से बिस्तर पर उसने अपने आप को पाया। पास में ही उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था।
धीरज को होश में आता देखकर वो बड़ी खुशी से चिल्लाया, भाभी भाभी, दूध हो तो जल्दी ले आओ ना थोड़ा सा, यार को होश आ रहा है। और कुछ ही पलों में हल्दी मिला हुआ गर्म दूध धीरज के कंठ से नीचे उतर रहा था। बेहद कमजोरी के कारण उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। उन्हीं के घर में रहता हुआ धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। उस घर में बरकत और भाभी, इन दो प्राणियों की रोटियां भी मुश्किल थी। अब दो के भोजन का बंटवारा तीन के बीच में होता। आधे पेट खाकर भी वो तीनों बहुत खुश थे। बरकत के भाई की 2-2.5 महीने पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। बरकत ने धीरज को भी अपने साथ मजदूरी के काम में लगा दिया, उसे काम दिला दिया। और भाभी भी कुछ सिलाई वगैरह कर लेती, उससे तो मुन्नी के लिए दूध का जुगाड़ हो जाता। तुषा तब सिर्फ 5-6 महीनों की थी। भाभी दोनों लड़कों को बरकत भैया, धीरज भैया कहकर ही बुलाती थी। सो तुषा भी भैया भैया कहना सीख गई। जब दोनों शाम को घर आते काम से लौटकर, तो भैया आया कहती कहती घुटनियों चलकर उन दोनों की गोद में बैठ जाती। जब से उसने तुतलाकर बोलना शुरू किया था, तभी से धीरज को अपना भैया मानने और पहचानने लगी थी। अनाथ आश्रम के सारे दुख सुख भुलाकर धीरज उस छोटे से परिवार का आत्मीय सदस्य बन गया था। भाभी से उसे माँ का ममत्व मिलता था, तो बरकत सगे भाई जैसा उसे मालूम देता था। और तुषा की निश्चल मासूम हंसी उसकी अंधेरी दुनिया में चमक जगा देती थी। कुछ दिनों से बरकत किराए का तांगा चलाने लगा था। उसमें उसे अच्छी आमदनी हो जाती। परिवार की गाड़ी कुछ आसानी से चल निकली थी, मगर होनी को उनका ये थोड़ा सा सुख भी नहीं भाया। भाभी के पेट से नीचे दाईं ओर की तरफ तेज दर्द उठा। जांच कराई गई तो पता चला कि वो कैंसर की गांठ है। बरकत ने दिन के अलावा रात्रि में भी काम करना शुरू कर दिया। धीरज ने भी 2-3 सेठों का काम और ले लिया। उनकी दुकान की सफाई, घर से खाना पहुंचाना और बाजार से उनका सामान लाने का काम वो खाली समय में कर देता था। और काम पर तो जाता ही था। भाभी की दवाइयों और फल में जरा भी कटौती नहीं होने देनी है, इसका दोनों भाई पूरा ख्याल रखते। और तुषा को रात में संभालना धीरज का काम था। कई बार तो दोनों मिलकर रोटियां भी बना लेते, ताकि भाभी को थोड़ा आराम मिले। वैसे तो भाभी सहनशीलता की मूर्ति थी, फिर भी रोग बढ़ गया